लोग जो है हिस्ट्री का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी कोई ऐसे देश नहीं था, वहाँ पर जो है रोमन साम्राज्य का जो है अधिकार चलता था। पवित्र रोमन साम्राज्य लोग मानते थे। 1870 से पहले जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े जो है राज्यों में बटा हुआ था। 1770 से पहले जर्मनी लगभग 300 जो है छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उसमें जो बड़ा बड़ा जो क्षेत्र था, एक बोलता है उत्तरी जर्मनी। उत्तरी जर्मनी में जो सबसे बड़ा क्षेत्र था परसा और सैक्सन नामक दो बड़े राज था। कौन जर्मनी में? उत्तरी जर्मनी में। मध्य जर्मनी में जो सबसे बड़ा राज था उसका नाम था राइनलैंड। जबकि दक्षिण जर्मनी की जो सबसे बड़ा क्षेत्र था उसका नाम था बवेरिया। ऐसे जर्मनी जो है 300 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें बड़ा बड़ा क्षेत्र था उत्तरी जर्मनी में पर्सा था और सैक्सन था। मध्य वाला बीच वाले एरिया में जो है सबसे बड़ा जो क्षेत्र था उसका नाम था राइनलैंड, और जो नीचे दक्षिण वाला एरिया में था उसका नाम था बवेरिया। सभी जो जर्मनी के लोग था, लोगों में धार्मिक एवं सामाजिक एकता नहीं था। लोगों में एकता नहीं था, और जब लोगों में एकता नहीं होता है तो वहां पर बिखरना लाजमी हो जाता है। एकता नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वहां पर जो है न सभी का धर्म एक था और न लोगों में सामाजिक एकता की भावना था। जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ध्यान समझिएगा। जर्मनी में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुआ, तो बोला कि 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में, यानी 18वीं सदी के अंत में वहां धीरे धीरे राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। जर्मनी में 18वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद बढ़ने लगा। वहां जो है अनेक राजनीतिक चिंतक पैदा होने लगा। अनेक ऐसा नेता जो है पैदा होने लगा कि जर्मनी को जो है में राष्ट्रवाद कैसे लाया जाए उसके बारे में सोचने लगा। उसके अलावा बुद्धिजीवियों का प्रभाव, बुद्धिजीवी बोलते हैं जो है अक्लमंद और पढ़े लिखे लोग को बोलते हैं बुद्धिजीवी, जिसमें जो है हीगेल है, स्टीन है, कांट है, ये सब जो है अक्लमंद लोग था, पढ़ा लिखा लोग था। इन्होंने कहा किया कि जो है एक लोग है ना, इन्होंने कहा किया कि लोगों को, दूसरे लोगों को से जो है राष्ट्रवाद की जो है क्या करना, बढ़ावा जो है नहीं भड़काने लगा। तो बुद्धिजीवी लोग जो था, अक्लमंद लोग जो था, जिसमें जो है हीगेल है, स्टीन है, कांट है, इन लोगों ने कहा किया कि लोगों के बीच जो है राष्ट्रवाद भड़काने लगा, जिससे वहां राष्ट्रवाद कहाँ होने लगा, बढ़ने लगा। कहाँ? जर्मनी में। और जो है जर्मनी में जो है राष्ट्रवाद का सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो वो जाता है बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क को। बिस्मार्क जो है हीगेल के विचारों से प्रभावित था। पूछता है कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था, तो हीगेल, है ना। हीगेल जो है एक बुद्धिजीवी अक्लमंद लोग था। अब देखिए एक जो है जर्मनी में राष्ट्रवाद बढ़ाने का काम जो है नेपोलियन ने भी किया था। जर्मनी में राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया था, जैसे ही जो है नेपोलियन सबसे ज्यादा जो है नेपोलियन के कब्जे में जो था, सबसे ज्यादा कब्जा में था इटली और जर्मनी। जैसे ही नेपोलियन का प्रभाव आया राष्ट्रवाद यूरोप में, तो नेपोलियन ने खास करके जो है इटली और जर्मनी में, नेपोलियन ने क्या किया, जो वहां पर जो पवित्र रोमन साम्राज्य चलता था उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद नेपोलियन ने और काची काम किया, जो 300 राज्य में जो बटा हुआ था, नेपोलियन ने क्या किया, उसे 1806 में 39 राज्य कर दिया। कितना कर दिया? 39 राज्य कर दिया। जहां पर 300 था मिलकर कितना हो गया, 39 जो है राज्य का जो है एक राइन राज संघ बनाया गया। राइन राज का एक संघ बनाया गया जहां पर 300 राज्य छोटे छोटे में बटा हुआ था। जिस तरह भारत जो है 565 राज्यों में बटा हुआ था, आज भारत जो है 28 राज्य है, उस तरह से जो है ना जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए वहां 39 राज्यों का एक संघ बना दिया। उस संघ का नाम है राइन राज संघ बना दिया। एक होने लगा तो लोगों में जो है एकता की भावना बढ़ने लगा, है ना। जाहिर सी बात है कि सबका जो है दुख दर्द एक होता है, तो लोगों में जो है आपसी भाईचारा बढ़ता है। जब
एक लोग और दूसरे लोग का दुख एक हो जाता है कि हमको मेरे साथ भी यही मुसीबत है, अगर हल्का बोलता है कि मेरे साथ भी यही मुसीबत है, तो देखिएगा कि है ना दोनों लोग आपस में आपसी बात को शेयर करते हैं। यहाँ पर यही हुआ कि एकता का भावना बढ़ने लगा। और तो और जो जर्मनी में आर्थिक नुकसान हुआ था एवं जो है जर्मनी के लोगों को जो है प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचा था। प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचने के कहने का मतलब है जर्मनी के लोगों का कहना था कि जो भी जर्मनी में आता है और शासन करके चला जाता है, नहीं मार उड़ के चला जाता है, अपना अधिकार करके चला जाता है, नहीं, इससे जर्मनी के लोगों में जो है ना प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा, इज्जत पर ठेस पहुंचा। तो जिसके कारण जो है वहां राष्ट्रवाद का विकास बढ़ने लगा। जर्मनी के लोगों का कहना था यहाँ तो जो भी आता है नुकसान करके चला जाता है, जो भी आता है अधिकार करके चला जाता है, तो वहां पर आर्थिक नुकसान बढ़ने लगा जर्मनी में। फिर जो है मेटरनिक के जो है प्रभाव से जो है वहां राष्ट्रवाद बढ़ा। मेटरनिक के बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि जैसे ही जो वियना संधि हुआ 1815 में, तो 1815 से लेकर जो है 1848 तक यूरोप के इतिहास में मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कौन व्यवस्था? मेटरनिक व्यवस्था। तो मेटरनिक जो है राष्ट्रवाद का घोर प्रतिक्रियावादी था। वो राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा नहीं चाहता था, राष्ट्रवाद को देखना नहीं मांगता था मेटरनिक। तो मेटरनिक ने क्या किया, वियना संधि के बाद जर्मनी को ऑस्ट्रिया के अधीन रखा गया। जैसे ही वियना संधि हुआ 1815 में, तो जर्मनी किसके कब्जे में चला गया? ऑस्ट्रिया के अधीन में रखा गया। अब जो है मेटरनिक ने क्या किया कि वहां पर नजर रखवाया कि एकदम राष्ट्रवाद बढ़ना नहीं चाहिए। मेटरनिक ने क्या किया, प्रेस और प्रशासन पर कठोर नियंत्रण रखा। प्रेस माने जो है न्यूज छपता था, तो उस पर नियंत्रण रखा कि कोई भी जो है राष्ट्रवाद का न्यूज नहीं छपे, कोई भी ऐसा न्यूज नहीं हो, कोई भी ऐसा खबर नहीं छपे जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़े, तो उस पर नियंत्रण रखा। उसके अलावा मेटरनिक ने क्या किया कि जितने भी जो है स्कूल कॉलेज था, नहीं गिरजाघर था, नहीं सब पर जो है गुप्तचार, यानी गुप्तचार माने छुपा से, गुप्तचर का मतलब है चोरी छुपे नजर रखवाया कि किसी भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं बढ़ना चाहिए। बिस्मार्क का क्या भूमिका है जर्मनी के एकीकरण में, यानी जर्मनी को एक करने में बिस्मार्क ने कौन कौन से रोल निभाया है? तो फ्रेडरिक विलियम चतुर के बाद पर्सा के राजा विलियम प्रथम को बनाया गया। ध्यान समझिएगा, फ्रेडरिक विलियम चतुर के बाद पर्सा का राजा, किसके राजा? पर्सा का राजा। जो है ना जर्मनी के जो है उत्तर में जो सबसे बड़ा क्षेत्र था वो पर्सा ही था। पर्सा ही को बाद में हम लोग जर्मनी बोलेंगे, ठीक है ना, इसमें जर्मनी उतना अस्तित्व में नहीं था। तो पर्सा का राजा किसको बनाया गया था? विलियम प्रथम को बनाया गया। विलियम प्रथम ने क्या किया कि हर राजा के एक प्रधानमंत्री होता था सलाह देने के लिए। तो विलियम प्रथम ने काम किया कि 1862 में, पूरा नाम है ओटोवान बिस्मार्क, प्रधानमंत्री बनाया। विलियम प्रथम ने जो राजा था अपने प्रधानमंत्री किस प्रख्यात मैंने कहा था, एकदम प्रसिद्ध फेमस एक जो है राष्ट्रवादी था। कौन था ये? राष्ट्रवादी चाहता था। वो भी ऐसा राष्ट्रवादी नहीं, प्रख्यात राष्ट्रवादी था, यानी जो है एकदम फेमस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी था। और कूटनीतिज्ञ भी था। कूटनीतिज्ञ उसको बोलता है जो किसी भी जो है मामला कर दे, नहीं दिमाग के जरिए चालाकपंथी के द्वारा कोई भी मसला को हल कर देता है, कोई भी समस्या को समाधान कर देता है, तो वैसे व्यक्ति को बोलता है कूटनीतिज्ञ। कैसे बोलेंगे? कूटनीतिज्ञ। एकीकरण के लिए देखिए बिस्मार्क का कहना कि जो है एकीकरण के लिए हर कदम जो है उचित है। हर कदम उचित कहने का मतलब है अगर किसी को पैर भी पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लिया जाए, अगर किसी को गर्दन भी काटना पड़े तो गर्दन भी काट दी जाए, लेकिन जो है जर्मनी का एक करना अति आवश्यक है। तो इसीलिए उन्होंने ना उसका जो है विचार था कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए हर कदम उचित है, यानी उचित माने हर कदम सही है। अगर गधे की भी बात बोलना पड़े तो बोलो, नहीं अगर किसी का गर्दन काटना पड़े तो काटो, यानी हर कदम उचित है, लेकिन जर्मनी एक होना चाहिए। बिस्मार्क का कहना था कि जर्मनी का एकीकरण एक ना तो भाषणवादी से होगा,
ना आदर्शवादी से होगा। मनवादी आदर्शवादी माने किसी को उसूल तरीकों, हम जो है इस काम को नहीं करते हैं, हम जो है औरतों पर हाथ नहीं उठाते हैं, मेरा उसूल है कि हम जो है नहीं ऐसा काम नहीं करते। जैसे गांधी जी के जो है का उसूल था, गांधी जी था अहिंसकवादी था, वो झगड़ा बोला नहीं था, इसका ना उसूल था गांधी जी के। गांधी जी एक आदर्शवादी इंसान था कि कोई भी जो है समस्या का समाधान बातचीत से होगा। लेकिन बिस्मार्क ना तो भाषणवादी, ना तो आदर्शवादी, और नहीं कहना है कि जर्मनी को जो है एक किया जाए कि नहीं किया जाए। बहुमत माने लोगों से पूछकर इस सब से जर्मनी एक नहीं होगा। तो जर्मनी एक कैसे होगा भाई? तो रक्त और लौ नीति बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया। ये एग्जाम के दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक बार नहीं, बिहार सरकार जो है बिहार सरकार जो है क्वेश्चन में पड़ जाता है कि रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया? तो ओटोवान बिस्मार्क। इसके माने यह हुआ कि जो है अब जर्मनी का एकीकरण जो है खून बहा कर होगा, युद्ध करके होगा, शक्ति के बल पर होगा। लौ एवं रक्त नीति, रक्त और लौ नीति। रक्त माने क्या होगा? खून। हम कैसे नीति है ना, जब तक जो है युद्ध नहीं होगा, जब तक जर्मनी एक नहीं होगा। यह एक यथार्थवादी था, यथार्थ वैसा है ना। यथार्थवादी विचारधारा किसको बोलेंगे? कि जो है जो अगर बात से मान जाए तो उसको बात के द्वारा माना जाए, जो अगर लात से माने तो उसको लतिया वाले भी जाए। वैसे विचारधारा को बोलता है यथार्थवादी, यानी जब जैसा तब वैसा नहीं। तो इन्होंने जो है ना ओटोमान बिस्मार्क ने एक नीति का अवलंबन किया। उस नीति का नाम है रक्त और लौ नीति, जिसका अर्थ होता है कि बातचीत से नहीं बल्कि युद्ध से ही जर्मनी एक होगा। रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने, है ना। हाँ, ओटोवान बिस्मार्क ने। भारत में एक क्वेश्चन बता कि भारत में लौ एवं रक्त नीति लाया था, तो है नहीं। हाँ, जो इंडिया में जो है गयासुद्दीन बलबन ने जो शासन किया, तो पहली बार गयासुद्दीन बलबन ने कि कोई भी काम जो है युद्ध के द्वारा ही संभव होगा, ऐसे भाषणवादी से नहीं होगा। तो याद रहेगा ना कि रक्त और लौ नीति किसने लाया है? ओटोवान बिस्मार्क। इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई भी जो है काम बातचीत से नहीं होगा, कैसे होगा? मारपीट से होगा। नहीं, बिस्मार्क को जो है, बिस्मार्क को यही नीति के कारण बिस्मार्क को आयरन मैन कहा जाता है। कहाँ का? तो जर्मनी का। जर्मनी का चांसलर कहा जाता है किसको? बिस्मार्क को। किस लिए? तो उन्होंने कौन सा नीति अपनाया? अपनाया। इसलिए बिस्मार्क को कहते हैं आयरन मैन। कौन? हाँ, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए कितनी युद्ध किया? 3 युद्ध। पहला डेनमार्क से युद्ध किया। कौन युद्ध? किसके साथ? हाँ जी। बिस्मार्क ने 1864 में किस, और हर युद्ध के बाद एक समझौता होता है, एक संधि होता है। संधि में जो हार जाता है उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाया जाता है, समझे? तो है ना, एक संधि हुआ, उस संधि को बोलता है गैस्टिन की संधि। गैस्टिन की संधि किसके बीच में हुआ? तो जर्मनी और डेनमार्क, है ना। उस संधि में जो है कौन कौन सी बात सामने निकल कर आया, कौन कौन सी बात निर्णय निकल गया? तो एक जो क्षेत्र था सेल्सविन, उसको परसा के अधीन रखा गया, यानी परसा कब्जा में। और एक जो रास्ता होल्स्टीन, वो किसको दिया गया? ऑस्ट्रिया को। लेकिन यह संधि अस्थायी था, अस्थायी नहीं, अस्थायी था। यह संधि अस्थायी रूप से नहीं था, अस्थायी। जैसे डेनमार्क से जो है युद्ध हुआ, तो डेनमार्क वो था सेल्सविन और होल्स्टीन, तो डेनमार्क से सेल्सविन और होल्स्टीन छीन लिया गया। तो सेल्सविन पर जो है राज करने के लिए किसके अंदर में रखा गया? तो परसा को। और होल्स्टीन किसके अंदर में? ऑस्ट्रिया के अंदर में रखा गया। किस संधि के द्वारा? गैस्टिन संधि। तो गैस्टिन संधि का हुआ 1864। किसके बीच में? तो डेनमार्क और जर्मनी के बीच में नहीं, लेकिन यह संधि अस्थायी। अब जो है, अब ऑस्ट्रिया का प्रभाव कैसे खत्म किया जाए जर्मनी से, कैसे होल्स्टीन किया जाए? तो 1866 में एक युद्ध हुआ। किस युद्ध का नाम है? सेडोवा की युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोवा की युद्ध। किसके बीच में? परसा और ऑस्ट्रिया। परसा और देखिए, ऑस्ट्रिया जो था वो एक शक्ति देश था,
उसको जो है अकेले हराना किसी के बस के बाद नहीं था। तो पर्शिया ने कैसे किया कि फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में मिला लिया। इसलिए हम बोल रहे थे कि बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिक इंसान था, यानी चालाक इंसान था। कैसा इंसान था? उसका कहना था कि ऑस्ट्रिया हारने वाला नहीं है, अकेले नहीं हारेगा। अपने पक्ष में किसको किसको मिलाया? फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में मिला लिया। और कौन सा युद्ध किया मिलके? सेडोवा की युद्ध। कौन युद्ध? 1866 में नहीं। और नतीजा ये रिजल्ट क्या निकला कि जो है नहीं कि ऑस्ट्रिया के हार हो गया। किसका हार हुआ? ऑस्ट्रिया का हार हुआ। ऑस्ट्रिया का अब जर्मनी के जो है से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व का हो गया समाप्त हो गया, खत्म हो गया। किस युद्ध के कारण? तो सेडोवा कब हुआ? 1866। सेडोवा की युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? पर्शिया और ऑस्ट्रिया। इसमें ऑस्ट्रिया का हार हुआ है। और जैसे जो है ना युद्ध होता था, एक संधि होता था, तो उस संधि का नाम है प्राग की संधि। कौन संधि? 1866 में एक संधि हुआ, उस प्राग की संधि। तो इस संघ बना था, उसको छोटा करके 22 जो है उत्तरी राज्यों का उत्तरी जर्मन महासंघ बना। जो 39 जो है जर्मन महासंघ था, उसको जो है छोटा करके कितना हो गया? 22 जो है महासंघ बनाया गया और छोटा हो गया जर्मनी। अब जो है अब जर्मनी पर अब सिर्फ बच गया फ्रांस का प्रभाव। किसका बच गया? फ्रांस का प्रभाव। तब जो है एक और युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है सीडोन का युद्ध। कौन युद्ध? सीडोन का युद्ध। और ये युद्ध जो हुआ 1870 में हुआ। कब हुआ? 1870 में। सीडोन का युद्ध कब हुआ? 1870 में सीडोन के युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ? तो जो है फ्रांस और पर्शिया। किसके बीच में हुआ? फ्रांस और जो है फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है सीडोन के युद्ध। कौन युद्ध? सीडोन युद्ध। पर्शिया जो है एक उत्तरी जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जो अभी हम पहले वाले स्लाइड में बताए थे कि उत्तरी में सबसे बड़ा कोई अगर राज था वो पर्शिया है। पर्शिया ही को ही बाद में हम लोग जर्मनी बोलेंगे। तो और पर्शिया में कौन दिया? सीडोन। कब हुआ? 1870 में। और नतीजा माने रिजल्ट निर्णय यह हुआ कि इस युद्ध में फ्रांस की हार हो गया। अब फ्रांस का भी जो है जर्मनी के प्रभाव से क्या हो गया? उसकी शक्ति का हो गया समाप्त हो गया। अब सिर्फ जो है कौन बच गया? पर्शिया। और पर्शिया एक तरह से जर्मनी है। पर्शिया कौन है? जर्मनी। 10 मई जो है 1871 को एक संधि बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ। उस संधि को बोलता है फ्रैंकफर्ट। कौन संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। पूछना है ना क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि जर्मनी की एकीकरण हुआ, तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन संधि? हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 10 मई 1871। और फ्रैंकफर्ट संधि में क्या हुआ कि उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी के एक करके एक जर्मनी बनाया गया। और वहां के राजा यानी फिलहाल के लिए जर्मनी का राजा किसको बना दिया गया? विलियम प्रथम को वहां का सम्राट बना दिया गया। इस तरह से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया।